वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज से हम लोगों ने अपने लेक्चर स्टार्ट करने हैं जिसमें ये लेक्चर्स यूज़फुल रहेंगे आपके एनआरई के लिए, आपके यूएसएमएलई के लिए। और उसके बाद कोई भी ऐसा एग्ज़ाम वगैरह होता है तो आपको बहुत माइनर से स्मार्ट स्टडी वाले शॉर्ट लेक्चर्स होंगे। आई होप ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। आई एम हमारा कदूस और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो सीन ये है कि हम लोग सबसे पहले मैंने जो तरतीब लगाई है उसमें यह है कि सबसे पहले हम पैथोमा पढ़ेंगे। ठीक है, पैथोमा के अप्रॉक्स 13 लेक्चर्स होते हैं जो कि बहुत बेसिक्स होते हैं फॉर यूएसएमएलई। आपके एनआरई में के सिलेबस में भी वही चीज़ें इंक्लूड हैं। उसके बाद हम सिस्टम वाइज एक चीज़ को लेके चलेंगे, जैसे फिर एंडो, कार्डियो, इस तरह हम लोग सारे सिस्टम्स कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, बायोकेमिस्ट्री करेंगे, अपनी फार्मा पे आएंगे। अब पैथोमा जैसे मैं कंप्लीट करवा लूँगी उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ दूँगी, आपने वो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आपको बेशक वो एमसीक्यू गलत हो जाए, कुछ नहीं, आई गेस 15 या फिर 10 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, अगर वो आपके गलत भी हो जाते हैं तो इट्स फाइन, कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। आप मुझे अपने कमेंट्स में अपने आंसर्स वगैरह दे दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि वो गलत है, ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना लूँगी अगेन, उसमें मैं फिर आपको सारा एक्सप्लेन कर दूँगी कि अगर ये आंसर ए है तो इसकी रीज़न क्या है, अगर ये आंसर बी है तो इसकी रीज़न क्या है, अगर आपने आंसर सी गलत मतलब ये गलत है तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों गलत है, उसका प्रॉपर आंसर क्या है और उस आंसर की रीज़न क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कि आपको मैं एक बात बता दूं कि 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है आपके एमबीबीएस में। ये टाइम बिल्कुल वेस्ट करने वाला नहीं होता। अपने 3rd, 4th ईयर और 5th ईयर को यूटिलाइज़ करें, अपनी इन्वोकेशंस को यूटिलाइज़ करें। अगर आपने अभी कुछ नहीं किया, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अभी से पढ़ना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा कर दें, बेशक ज़्यादा ना बर्डन लें, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को प्रिपेयर करें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कवर करें, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे। पैथोमा के भी 13 लेक्चर्स हैं, वो इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर कवर कर लेते हैं, या फिर 15 या 13 डेज़ के अंदर ही कवर कर लेंगे, क्योंकि 13 है तो 13 डेज़ ही बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना पैथोमा का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बेसिकली चीज़ होती है पैथोमा इज़ आल्सो एज इज़ पैथोलॉजी, पैथोमा। ठीक है, पैथोमा में हमारे पास बेसिकली 3 चीज़ें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बुक्स में ये मिल जाएगा सेल एडॉप्टेशन के नाम से, सेलुलर एडॉप्टेशन के नाम से। यूएसएमएलई की बुक में ये एक प्रॉपर पेज है, 2023 के एडिशन में हमारे पास 201 पेज पे है। और बीआरएस है या आरबीएस है, कुछ इस तरह है पैथोलॉजी का, उस पैथोलॉजी की एक बुक है, छोटी सी बुक है, आई विल शो यू इन द एंड। आपने वो अगर आप परचेज़ कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड, उसमें हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको यूएसएमएलई की बुक से नहीं समझ आता तो यू शुड गो फॉर द पैथोमा की वो वाली बुक। ठीक है, उसमें पहला ही चैप्टर ये है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ बेस। ठीक है, बेस से हम शुरू करेंगे कि सेल इंजरी क्या होती है, ग्रोथ एडॉप्टेशन क्या होती है, फ्री रेडिकल सेल इंजरी क्या होती है, ये सारी इंजरीज़ हैं। उसके बाद सेल जिस तरह वर्क करता है वो एक सेपरेट चीज़ है। बेसिकली इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं हमारे पास पैथोमा में। ग्रोथ एडॉप्टेशन होती है आपकी, आज हमने पढ़नी भी ग्रोथ एडॉप्टेशन है। ठीक है, कि सेल कैसे अपने आप को अडॉप्ट करता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। जब सेल पे स्ट्रेस पड़ा होता है तो वो कैसे अपने आप अपना जो अपना है क्या कहते हैं उसको, कैसे अपने आप को इन्वायरमेंटल चेंजेस के थ्रू अपने आप को अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेल इंजरी। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, हमारे पास जो चीज़ सेल अडॉप्टेशन में आएगी, सबसे पहले सेल ने वो चीज़ अडॉप्ट की है, अपने आप को चेंज किया है, चाहे वो हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी है, वो इसके पार्ट्स हम लोग वो आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमने पढ़ना ही ग्रोथ एडॉप्टेशन है। उसके बाद सेल इंजरी आ जाती है। सम टाइम अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी सेल जिस पोर्शन मतलब जिस स्टेज में गया होता है उसको हम ट्रीट नहीं करते तो सेल फ़ौरन सेकंड स्टेज में इंटर हो जाता है, जिसे हम सेल इंजरी कहते हैं। और अगर ये भी नहीं टाइम पे ट्रीट किया गया तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है सेल डेथ। उसमें फिर हमारे पास एंड स्टेज होता है, ये हमारे पास आगे कार्सिनोमास बना देता है, कैंसर्स बना देता है, क्योंकि इसकी डेथ हो गई है। फिर वहाँ ये हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आज हमने जो पढ़ना है ना वो हमारे पास है ग्रोथ एडॉप्टेशन। आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी, आपने मुझसे कमेंट में पूछ लेना है। एट द एंड ऑफ द पैथोमा
मैं आपके सारे क्वेश्चंस नोट करूँगी, वो आपने मुझे फिर मैं आपको एक सेपरेट उस पर लेक्चर बना दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम ग्रोथ एडॉप्टेशन बनते हैं, मैं इसको थोड़ा सा नीट करके दोबारा से स्टार्ट करती हूँ, ओके। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले ग्रोथ एडॉप्टेशन। ग्रोथ एडॉप्टेशन में हमारे पास ये होता है कि जो सेल है, जब हम किसी भी सेल पे, लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल पे अगर हम लोग स्ट्रेस ऐड करेंगे, हम लोग इस सेल पे प्रेशर पुट करेंगे, तो ये जो सेल है ये अपने आप में क्या चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं ग्रोथ एडॉप्टेशन। ग्रोथ एडॉप्टेशन में ये होता है कि उसका जो सेलुलर चेंजेस हैं या जी कुछ भी है, वो हमारे पास ग्रोथ एडॉप्टेशन में आ जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, इस पर मैंने स्ट्रेस पुट किया, स्ट्रेस ऐड किया, मैंने इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर पुट किया, ठीक है। तो अपने आप को ये जिस फॉर्म में रिप्लेस करेगा, जिस तरह ये सेल अपने आप को अडॉप्ट करेगा, बेशक इस सेल की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, बेशक ये सेल अपने आप को साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता है, ठीक है, वो हमारे पास एक प्रॉपर हमारे पास ये फेजेज़ हैं, ये स्टेजेस हैं, ये भी मैं नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ इस बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ग्रोथ एडॉप्टेशन की एक सिंपल डेफिनेशन है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो चीज़ है कि हमारे पास जो सेल है वो कितने फेजेस में जाता है। अभी जैसे एक सेल है, ठीक है, इस पर स्ट्रेस पुट हुआ है, तो ये कितने फेजेस में जाएगा। एक हमारे पास सबसे पहला जो फेज़ होता है उसे हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया। देन हमारे पास आ जाता है हाइपरट्रॉफी। थर्ड हमारे पास फेज़ आ जाता है इसका, हाइपरट्रॉफी के बाद आ जाता है एट्रॉफी। एट्रॉफी के बाद आ जाता है हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के बाद लास्ट वन है वो हमारे पास है कैंसर, ओके। हमारे पास क्या था, मेटाप्लेजिया, ठीक है। अब हमारे पास हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, हमारे पास एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया और हमारे पास कैंसर। यहाँ तक जितने भी चीज़ें सेल जिस फेज़ में गया होगा वो रिवर्सिबल होगी, हम उसे रिवर्स कर सकेंगे। अगर उसकी शेप चेंज हुई है हम उसको रिवर्स कर सकेंगे, अगर उसकी हाइपरट्रॉफी हुई है तो हम वो भी कर सकेंगे। आगे नेक्स्ट मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि इसमें होता है क्या क्या, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, लेकिन जब सेल इस स्टेज में चला जाता है कैंसरिक स्टेज में, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके जो सेल होते हैं वो ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज जिस सेल पे हम लोगों ने स्ट्रेस पुट किया था, ठीक है, मैं उसी सेल पे से स्ट्रेस हटा देती हूँ। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। स्ट्रेस मैंने हटा दिया सेल पे से, ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारे पास हमारा सेल है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन अडॉप्ट कर लेगा। कहाँ तक, मेटाप्लेजिया तक। जैसे ही वो कैंसर में कन्वर्ट होगा वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, ये बेसिक्स हैं, ठीक है। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दूंगी, आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा कि कौन से सेल हैं वो हमारे पास हाइपरट्रॉफी में जाते हैं, कुछ सेल्स हैं वो हाइपरप्लेजिया में जाते हैं। ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट स्टेम सेल्स, और ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि कौन सा हमारे पास ऑर्गन है वो हाइपरप्लेजिया में जाएगा, कौन सा हाइपरट्रॉफी में जाएगा। तो ये सारी आगे नेक्स्ट चीज़ें ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। तो हम लोग अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। ठीक है। अच्छा, पहले एक सिंपल सी हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इस पे स्ट्रेस है। पहले हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी का, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल एक हमने सेल बना लिया। अच्छा, अब इसी सेल को स्ट्रेस मैंने इस पे लगा दिया, मैं इसका एक साइड पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है, और एक साइड पे मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँगी, इसमें जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, और इधर मैंने इस जो सेल है उसका कर दिया साइज़ इंक्रीज़। तो जब भी किसी सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा वो सेल जाएगा हाइपरट्रॉफी में, और जब भी किसी सेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं उसके वो इंक्रीज़ होंगे वो हमेशा जाएंगे हाइपरप्लेजिया में। मैं आपको नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स दूंगी कि हमारे पास कौन से जो ऑर्गन्स है वो हाइपरट्रॉफी में जाते हैं, कौन सी हाइपरप्लेजिया में जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे सेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, नॉर्मल से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ होते हैं तो हमारा जो सेल है वो हाइपरप्लेजिया में जाता है। बट अगर जो हमारा सेल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास जाएगा हाइपरट्रॉफी में। इसके आगे नेक्स्ट चलें, इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
एक हमारे पास पेशेंट आया है, पेशेंट है वो है हमारे पास हाइपरटेंशन का, हाइपरटेंशन का पेशेंट है। ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, डोंट गो फॉर माय डायग्राम, आई एम वेरी बैड। और ये हमारे पास एट्रियम है और ये हमारे पास आयोटिक वॉल्व है। अब इस पेशेंट को हमारे पास क्या हुआ हुआ है, हार्ट, इसको हमारे पास हुआ हुआ है एओर्टिक स्टेनोसिस। अच्छा, अब सबको एओर्टिक स्टेनोसिस का अगर मतलब नहीं पता तो पहले हम लोग सिंपल हार्ट का फंक्शन कर लेते हैं। हार्ट का सिंपल हमारे पास फंक्शन ये होता है कि उसने जो एट्रियम से हमारे पास ब्लड लेके जाना होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, कोई स्टेनोसिस हो जाती है, तो क्या होगा कि ये रास्ता इसका एट्रियम से ब्लड की तरफ जाने वाला जो रास्ता है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, कोई रुकावट आ जाएगी, ठीक है। अब जब रुकावट आएगी तो हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें जो ब्लड की अमाउंट है वो हमारे ब्लड का जो अमाउंट है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितना ब्लड होल्ड कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल को उस ज़रिए अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये जो अब उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये जो अपना साइज़ है ना उसको इंक्रीज़ कर लेगा, नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा ये लेफ़्ट वेंट्रिकल अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेगा, अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। इसकी भी रीजंस हैं, वो रीजंस मैं आपको आगे समझाती हूँ। लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो सेल का जो साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास चीज़ इस पर हमारे पास स्ट्रेस लग रहा था, और स्ट्रेस इस टाइम कौन स्ट्रेस था, क्या स्ट्रेस था, हमारे पास ब्लड हमारे पास इस पर स्ट्रेस था, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे पास दो चीज़ों में लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होती है। सबसे पहले हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस में होती है और दूसरा हमारे पास सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके रीजंस पे आ जाते हैं। एग्ज़ाम में ये बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि हमें रीजंस बताएं कि क्यों जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो अपने पास हाइपरट्रॉफी में जाता है, ठीक है। लेफ़्ट वेंट्रिकल क्यों हाइपरट्रॉफी में जाता है, व्हाई इट गोज़ अंडर द हाइपरट्रॉफी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखें, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पे हमारे पास लग रहा होता है, आता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस हमारे पास क्या है इस टाइम, ब्लड का, तो सेल क्या करेगा, हमारे सेल में यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ जीन्स होती हैं, ठीक है, वो जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, जीन्स की एक्टिवेशन होगी। वो जीन्स क्या करेंगी, वो जीन्स अपने आप को उस टाइम क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, प्रोटीन। वो जीन्स हमारे पास प्रोटीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, मतलब वहाँ पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। जब ये प्रोटीन एक्टिव होगी, इसने क्या करना है, इसने जो हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है उसके अंदर जाके चेंजेस करनी है। जब वो हमारे पास जाके चेंजेस करेगा तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो अपनी हाइपरट्रॉफी में चला जाएगा। सिंपल सी चीज़, दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है रीजंस में। सबसे पहली चीज़ हमारे पास ये होगी कि हमारे पास जब भी ब्लड का स्ट्रेस आएगा तो हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे जीन्स एक्टिवेशन होगी, जीन्स एक्टिवेट होंगे, उसके बाद वो जीन्स जाके हमारे पास प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। जब प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। एक तो ये हमारे पास रीज़न है। सेकंड रीज़न हमारे पास क्या हो सकता है, सेकंड रीज़न में क्या होता है कि अभी हमारे पास एक नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, नॉर्मल हार्ट है, इस पर हम जब स्ट्रेस पुट करेंगे, ठीक है, जब हम इस पर स्ट्रेस लगाएंगे, अब क्या होगा कि हमारे पास सेल में हमारे पास क्या होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स का क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास 5 माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स होते हैं, और इसमें हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, ऑर्गेनेलीज का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्मॉल सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे नॉर्मल हार्ट पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, जैसे ही स्ट्रेस आएगा तो ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये अपना जो हमारे पास नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ कर देंगी, मतलब ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज़ कर देंगी। क्यों इंक्रीज़ करेंगी, क्योंकि हमारे सेल का साइज़, हमारे सेल पे स्ट्रेस आ रहा है। जब हमारे सेल पे स्ट्रेस आएगा तो
हमारे सेल को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, एनर्जी एटीपी उसको ज़्यादा चाहिए होगी वर्क करने के लिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट है जो उसको ज़्यादा कर देगा, ठीक है, और साथ में ऑर्गेनेलीज हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक सेकेंड रीज़न थी कि जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में जाता है तो क्या चीज़ें आती हैं उसके पास। सबसे पहले उसके पास जो हमारे पास आता है वो क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू बिफोर, जीन्स एक्टिवेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सेल वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में जाएगा। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये हमारे पास हाइपरट्रॉफी का स्ट्रक्चर है कि क्यों जाता है, ये सारा प्रोसेस है, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाइपरट्रॉफी वो होता है कि जब आपके पास जो सेल है, जो एक सेल है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास आ जाती है हार्ट की। हार्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हमारे पास दो रीजंस आती हैं। सबसे पहले कि जब हमारे बॉडी पे स्ट्रेस हमारे वेंट्रिकुलर पे स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि हमारे पास एओर्टिक स्टेनोसिस हुई होती है। वो स्ट्रेस क्या करेगा, वो स्ट्रेस ये करेगा कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर में हमारे पास जीन्स एक्टिवेशन होगी। वो जब जीन्स एक्टिवेट होंगी, ठीक है, उसके बाद वो अब हमारे पास क्या करेंगी, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर साइज, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेकंड रीज़न में ये आता है, एक नॉर्मल सेल है उस पर जब स्ट्रेस पड़ा है और वो स्ट्रेस ब्लड का है, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या करेगा, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल है, जो उसमें मायोकार्डियल सेल है उसमें 5 माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे और ऑर्गेनेलीज। वो ऑर्गेनेलीज देखेंगी कि यार इस पर तो स्ट्रेस आ रहा है तो, और ये बियर नहीं कर पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, तो वो क्या करेंगी, वो ऑर्गेनेलीज, छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज़ कर देंगी। तो हमारे पास दो रीजंस आ जाती हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर की। एज आई टोल्ड यू बिफोर, जीन एक्टिवेशन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर का साइज बढ़ेगा। और नंबर 2 में क्या होता है, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हाइपरप्लेजिया पे। क्या पढ़े थे, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं किसी भी ऑर्गन में वो इंक्रीज़ होते हैं। तो वो हमारे पास दो चीज़ें, हाइपरप्लेजिया में हमेशा दो चीज़ें होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है और हमारे पास पैथोलॉजिकल चेंज भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से ऑर्गन्स हमारे पास हाइपरप्लेजिया में जाते हैं, फिर मैं डिफरेंस भी बता दूंगी क्योंकि वाई हार्ट गोज़ फॉर द हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में कौन से ऑर्गन है और वो क्यों जाते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एंड पे डिस्कस करेंगे जब हम ये दोनों पढ़ लेंगे। अच्छा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। अब हम लोग पहले मैं आपको फिजियोलॉजिकल की एग्जांपल दे देती हूँ कि इसमें क्या होता है। लेट्स सपोज के एक फीमेल है, ये एक क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखना है। ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप लोग बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। एक फीमेल है, शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, वो प्रेग्नेंट है। अब प्रेगनेंसी में मोस्टली आप लोगों ने देखा होता है कि जो हमारे पास एब्डोमिनल साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। एब्डोमिन का जब साइज़ इंक्रीज़ हुआ होता है, एक्चुअली वो यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हुआ होता है। यूट्रस में हमारे पास जैसे हमारे पास सेल होते हैं, एंडोमेट्रिक सेल होते हैं और मायोमेट्रिक सेल होते हैं। जो हमारे पास मायोमेट्रिक सेल होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई होती है, वो इंक्रीज़ होते हैं, इंक्रीज़ इन नंबर होते हैं, ठीक है। वो जो सेल होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तभी आपका जो आपकी प्रेगनेंसी में जो आपका यूट्रस का साइज़ होता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही डिलीवर होगा, बेबी डिलीवर होगा, ठीक है, तो हमारे पास जो यूट्रस है आपने देखा है वो हमारे पास जो एब्डोमेन है, यूट्रस है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हमारे पास जो मायोमेट्रिक सेल है उनकी डीजनरेशन हो जाती है, वो हमारे पास डीजनरेट हो जाते हैं, वो हमारे पास सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा यूट्रस है ना वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। ये फिजियोलॉजिकल चीज़ क्या होती है कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। पैथोलॉजिकल चेंज क्या होता है कि जो पैथोलॉजी, जो डिजीज़ बनती है आगे जाके। लेकिन फिजियोलॉजिकल में ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जैसे हाइपरटेंशन की एक फिजियोलॉजी होती है, जैसे हर चीज़ की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी नेक्स्ट मूव करे तो वो पैथोलॉजी में चेंज होती है, ठीक है। फिजियोलॉजी में क्या है, एक फीमेल प्रेग्नेंट है, उसका यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है। वो क्यों इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं, किसके, मायोमेट्रिक के। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा वो जो सारे सेल हैं मायोमेट्रिक के, वो जो एक्स्ट्रा है वो डिजनरेट हो जाएंगे और जो हमारे यूट्रस का साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट वी गो फॉर द पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फ़ीमेल है, वो आपके पास आई है 55 to 65 ईयर ओल्ड्स है, मेन्यूपॉज है उसे, ठीक है, मेन्यूपॉज है। और दूसरा उसका जो BMI है, ठीक है, BMI इज़ 45 और 45 BMI इज़ वेरी हाई। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे उसके सेल पे स्ट्रेस है
वो हमारे पास क्यों है? वो हमारे पास ओबेसिटी है। हमेशा याद रखें BMI हमारे पास एक चीज़ है, वो स्ट्रेस है। ओबेसिटी स्ट्रेस है। अच्छा, अब हमारे पास केस क्या था? फीमेल आई है 55 to 65 ईयर ओल्ड, उसके मेन्यूपाज है, BMI 45 है और मेजर कंप्लेन क्या है? उसको वजाइनल ब्लीडिंग है। ये अपने पास केसेस लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो तो मेन्यूपाज में है, ठीक है, तो उसे वजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अब जो हमारे यूट्रस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, वो स्ट्रेस हमारे पास ओबेसिटी का है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ओबेसिटी है ना, हमारे पास ओबेसिटी, उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? फैट्स आ जाते हैं। फैट्स से हमारे पास एक हार्मोन बनता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक्सेसिव बन रहा है हमारे पास, एक नॉर्मल एस्ट्रोजन से ज़्यादा बन रहा है, मतलब ये पैथोलॉजिकल चेंज है। ये यहाँ पे इस एस्ट्रोजन का ज़्यादा बनना इस पैथोलॉजिकल, अब वो एक्सेसिव फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अब एसेसिव फॉर्म में अगर वो जा रहा है, अब जैसे ही वो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसने जाके हमारे पास यूट्रस को स्टिमुलेट कर दिया, एसेसिव स्टिमुलेट कर दिया, तो हमारे पास वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि उसने एसेसिव स्टिमुलेट किया है। और दूसरा, ये हमारे पास स्ट्रेस क्या था? ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से एस्ट्रोजन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है, वो जाके हमारे पास यूट्रस को एक्स्ट्रा स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमारे पास वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब क्या होता है? अब एज लाइक मैं काम करती हूँ कि मैं इस ओबेसिटी को, ये जो स्ट्रेस है, मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ यूट्रस से। हमारे पास एस्ट्रोजन फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, नॉर्मल लाइक आ जाएगा कि अपने एक नॉर्मल वे में आ जाएगा, और जो उसकी अमाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद ये सारी पैथोलॉजी चेंज हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी है, जब तक वो कैंसर में नहीं चेंज हो जाती, कैंसर तक उसका सेल का नहीं चला जाता, वो रिवर्सिबल ही रहती है, आप उसे रिवर्स कर सकते हो। जैसे ही वो कैंसर में कन्वर्ट होती है, वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो इरिवर्सिबल हो जाती है। अब एक एक्सपेक्शन यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कि अगर हम लोग इस एस्ट्रोजन को कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, इस एस्ट्रोजन को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो इस एस्ट्रोजन को कंट्रोल ना करने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास कैंसर है वो बन गया, हमारे पास यूट्रस कैंसर बन गया, ठीक है। अब ये चीज़ रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज़ इरिवर्सिबल। तो ये हमारे पास हाइपरप्लेजिया की पैथोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी ही मज़े की बात है हाइपरप्लेजिया को लेकर। हाइपरप्लेजिया को लेकर ये बात है कि इट्स स्पेशली इन मैन, स्पेशली इन मैन। अब क्या है? लेट्स सपोज दिस इज़ ब्लैडर, ये हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास यूरेथ्रा, देन हमारे पास मेल्स के पास यहाँ पे मेल्स के पास होते हैं कि साइड पे पोस्ट्रेट ग्लैंड्स, पोस्ट्रेट ग्लैंड्स। अब क्या होता है कि हमारे पास जो भी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है वो हमेशा हाइपरप्लेजिया में जाता है। आई टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारे पास यूट्रस है, ठीक है, हम एस्ट्रोजन को अगर ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कैंसर में ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूट्रस हाइपरप्लेजिया में जाएगा, वो कैंसर में वो हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोस्टेट जो ग्लैंड है, उसकी एक बड़ी अच्छी कंसेप्शन है कि जो आपने सुना होगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड हाइपरप्लेजिया में जाते हैं। अगर हम इस प्रोस्टेट ग्लैंड को, अगर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट नहीं भी करते, ठीक है, तो ये कभी भी कैंसर में चेंज नहीं होगा। ये सिर्फ हम बॉडी, मेल्स की बॉडी में ये एक ऐसा ऑर्गन है, जिसकी एक ऐसा ग्लैंड है जो सिर्फ अगर हाइपरप्लेजिया में गया भी है तो वो कैंसर में कभी नहीं चेंज होगा। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स थी, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड की और दूसरा फीमेल यूट्रस की हाइपरप्लेजिया की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग ने आपको बताया था कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी में हमने एग्जांपल ली थी हार्ट की, और इसमें हमने एग्जांपल ली थी प्रोस्टेट की, और जो हमारे पास वो था यूट्रस की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेजर डिफरेंस देखते हैं कि एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारे पास ये जो हाइपरट्रॉफी है, कि हमारे पास हार्ट हमेशा हाइपरट्रॉफी में जाता है और ये जो ग्लैंड्स है हमेशा हाइपरप्लेजिया में जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनमें नहीं है, जो सेल्स इनमें हैं, जो सेल्स इनमें हैं वो इनमें नहीं है? क्यों प्रोस्टेट हमेशा हाइपरट्रॉफी में नहीं जा सकता? क्यों हार्ट हाइपरप्लेजिया में जा सकता है? तो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है स्टेम सेल्स। हमारे हार्ट के पास स्टेम सेल्स नहीं होते, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि अब जैसे किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुई है, तो जो हार्ट का जो एक पोर्शन
डैमेज हो गया वो डैमेज ही है, वो रिकवर नहीं हो सकता, वो रीजनरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें हमारे पास जो स्टेम सेल्स हैं वो नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टेम सेल्स होते हैं। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास कि जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उनमें हमारे पास स्टेम सेल्स होते ही होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास यूट्रस में रीजनरेशन हो गई थी, उसके बाद मतलब हर चीज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल से एक हमारे पास नॉर्मल पोजीशन में आ गई, ठीक है। पैथोलॉजी में जब तक वो कैंसर में नहीं गई वो हमारे पास नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। लेकिन हार्ट में हमारे पास स्टेम सेल्स नहीं होते। जब वो स्टेम सेल्स नहीं होंगे तो हार्ट का जो पार्ट किसी भी डिजीज़ की वजह से डैमेज हो गया वो परमानेंट डैमेज ही है। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है एट्रोफी। तो जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़े थे जो नंबर 3 पे आती है वो होती है एट्रोफी। एट्रोफी में क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक सेल है, उस पर हमने लगाया स्ट्रेस, तो उस सेल ने अपने आप को नेक्स्ट 3 सेल्स में या सो ऑन जितने भी सेल्स होते हैं उसमें डिवाइड कर लेना है, जिसको हमने पीछे हाइपरप्लेजिया कहा है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया। और यहाँ पे उसका अगर साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे हमने हाइपरट्रॉफी बोला था। अब एट्रोफी का क्या मतलब होता है कि अगर साइज़ इंक्रीज़ हो गया है तो हम उसका साइज़ डिक्रीज़ करेंगे, और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल इंक्रीज़ हो गए हैं तो हम लोग उसके नंबर ऑफ़ सेल डिक्रीज़ करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रोफी। अब ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं हाइपरप्लेजिया, ये जो एट्रोफी कैसे हाइपरप्लेजिया में जो सेल इंक्रीज़ हुए होते हैं उनको कम करके एक सेल बनाता है, अगर साइज़ इंक्रीज़ हुआ है तो उसको कैसे छोटा करता है, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बस इसमें क्या है कि हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म है कि मतलब एट्रोफी में हाइपरप्लेजिया जो होता है मतलब सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। वो ख़त्म कैसे होगा? सेल का साइज़ है वो डिक्रीज़ कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो हाइपरप्लेजिया है, ये जो एट्रोफी है, ये कौन सा प्रोसेस कराता है? एपोप्टोसिस आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अभी इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी तक आपको याद रखना इतना ज़रूरी है कि जब एट्रोफी में हम लोग हाइपरप्लेजिया के जो नंबर ऑफ़ सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं और एक सेल बनाते हैं वो किसके थ्रू होता है? वो एपोप्टोसिस के थ्रू होता है। एज़ वेल लाइक अब हम, और दूसरा आपने इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है, एपोप्टोसिस के थ्रू होता है और एपोप्टोसिस के थ्रू होता कैसे है, मैकेनिज़्म क्या है, ठीक है। वो जब एपोप्टोसिस का इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हाइपरप्लेजिया में जो नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, उसमें कौन सा मैकेनिज़्म इन्हें डिस्ट्रॉय करता है। तो अपोप्टोसिस जो मैकेनिज़्म है वो इन्हें डिस्ट्रॉय करता है और एक सेल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरट्रॉफी में जो सेल होते हैं। हाइपरट्रॉफी में हमारे पास होता क्या था कि जो सेल है ना उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता था, तो हमने इसका एट्रोफी में इसका जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ होना होता है। तो इसमें हमारे पास 2 मैकेनिज़म्स आते हैं। एक आता है हमारे पास यूबीक्विटिन यू प्रोटेस पी और डीजेनरेशंस, ठीक है, डीजेनरेशन तो इसे हम कहते हैं यूपीडी बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास हाइपरट्रॉफी में सेल जाता है कैसे। सबसे पहले कि हमारे पास जानना ज़रूरी है कि हाइपरट्रॉफी में सेल जाता है कैसे, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं ना जिसने जो एक्टिवेट हुए होते हैं हाइपरट्रॉफी में, उनको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास। स्केलेटन प्रोटीन्स हमारे पास क्या करती हैं, सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो गले का इशू बन गया था। साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास सेल का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखती हैं। सेल के स्ट्रक्चर को, सेल की जो शेप होती है उसको नहीं ख़राब होने देती। मतलब जितना भी सेल का स्ट्रक्चर है, सेल जिस तरह मेंटेन है वो हमारे पास साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को करते हैं। ये एक्टिव था तो हमारे पास हाइपरट्रॉफी थी। अब हमने इसको डिस्ट्रॉय करना है। इसको डिस्ट्रॉय कौन करेगा? सबसे पहले करेगा यूबीक्विटिन प्रोटीज डीजनरेशन। उसमें क्या होता है, अब जो प्रोटेज एंजाइम है, प्रोटेज हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। अब जो हमारे पास जो प्रोटेज है ना वो एक एंजाइम है, ठीक है। अब प्रोटेज क्या करता है, उसने हमारे पास ये जो साइटोस्केलेटन
प्रोटीन्स हैं इनको डैमेज करना होता है। अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी में ये एक प्रोटीज़ एक एंजाइम बनता है जो एक बहुत इसके अंदर ना बहुत डेंजरस प्रोटीज़ है, उसके अंदर हमारे पास बहुत डेंजरस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो हमने हाइपरट्रॉफी के लिए तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन एक्टिव करवाया था थ्रू जीन एक्टिवेशन, लेकिन अब हमने यहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रोटीन डिस्ट्रॉय करवाना है, वो करेगा प्रोटेज आके, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ये एक सेल है, ठीक है, इसकी हाइपरट्रॉफी हुई है, ठीक है, यहाँ पे उसकी प्रोटीन्स पड़ी हैं साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। एक्चुअली ये जो हमारे पास यूबीक्वाइटिन है ना, दिस इज़ अ सिग्नल, ये एक सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटेज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो यूबीक्वाइटिन है ये आके प्रोटीन पे एक मार्क दे देगा, मतलब वो प्रोटीन पे बैठ जाएगा और ये प्रोटीन ऑटोमेटिकली प्रोटीज के पास चली जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब वो डिस्ट्रॉय होगी तो हमारे पास जो सेल का साइज़ है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेट मी रिपीट इट अगेन, यूबीक्वाइटिन प्रोटीज रीजनरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें यूबीक्वाइटिन हमारे पास एक सिग्नल होता है, वो सिग्नल जाएगा प्रोटीन के ऊपर, स्टिक हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन ऑटोमेटिकली प्रोटेज के पास जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रोटेज है ये कौन सी प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करता है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को, इसका काम होता है साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करना। समझ आ गई आप लोगों को? अगर नहीं समझ आई तो काइंडली मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप लोगों को समझ ना आ सके, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास वो होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ये नेक्स्ट समझाती हूँ मैं आपको। ऑटोफेजी में हमारे पास क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है ऑटोफेजी। लेट्स सपोज ये एक सेल है, इस सेल में छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं। अब क्या करना है कि हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, कुछ हमारे सेल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स कहते हैं। वो डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन्स क्या होती हैं, लाइजोसोम्स। यहाँ पे सेल की हाइपरट्रॉफी हुई है, सेल के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको हम लोग ये छोटे छोटे हमारे पास वेसिकल्स हैं। अब लाइजोसोम्स हमारे सेल के अंदर वो एक प्रोटीन है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव प्रोटीन है, वो जाके इन वेसिकल्स के साथ अटैच हो जाएगी। ये वो वेसिकल्स हैं और ये लाइजोसोम्स हैं, ठीक है। ये जब इसके साथ अटैच होगी तो ये हमारे पास इन वेसिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। जब ये इनको डिस्ट्रॉय करेगी तो जो हमारे पास सेल का एक इंक्रीज साइज़ था वो एक नॉर्मल साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ क्या है, एट्रॉफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एट्रॉफी में हम ये पढ़ते हैं कि हम लोग सेल का साइज़ कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम लोग अगर उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स मैंने पहले बताया, वो हम डिक्रीज़ कर सकते हैं एपोप्टोसिस के थ्रू, और जो साइज़ है वो हमारे पास ये है, इसको क्या कहते हैं, यूबीक्वाइटिन प्रोटीज, और दूसरा ऑटोफेजी का जो हमारे पास प्रोसेस है उससे हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये एट्रॉफी का हमारे पास था, जिसे मैकेनिज़्म कह सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये इतना मुश्किल नहीं है एट्रॉफी का। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो है मेटाप्लेजिया। अच्छा, अब इसमें चीज़ से कुछ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाप्लेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ आपने वैसे ही याद रखना है। सबसे पहले हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, देन मेटाप्लेजिया, एट्रॉफी। तो हम लोग जब इनको ट्रीट करना चाहेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो डिफरेंट आएगी। अभी मेटाप्लेजिया पढ़ना है। मेटाप्लेजिया हमेशा याद रखें कि ये रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है, रिवर्सिबल स्टेज है। सबसे पहले तो ये बात है, ठीक है, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अब चीज़ क्या होती है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये एक सेल है या ऑर्गन कर लें, ठीक है, मैं इस पे पुट करती हूँ स्ट्रेस, तो ये सेल जाएगा हमारे पास हाइपरट्रॉफी में या हाइपरप्लेजिया में, ये डिपेंड करता है ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। हमेशा ये याद रखें कि कोई भी सेल डायरेक्ट मेटाप्लेजिया में नहीं जाता। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी सेल डायरेक्ट मेटाप्लेजिया में नहीं जाएगा, वो या तो पहले हाइपरट्रॉफी में जाएगा या फिर हाइपरप्लेजिया में जाएगा।
देन आफ्टर दैट वो मेटाप्लेजिया में जाएगा। अगर उसे मेटाप्लेजिया में ट्रीट नहीं किया गया तो वो कैंसर में जाएगा, या वरना अगर हम इसको ट्रीट कर लेंगे तो ये वापस रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार ये कैंसर में चला गया तो ये रिवर्सिबल होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन कि मेटाप्लेजिया एक रिवर्सिबल स्टेज है। उसमें क्या होता है कि कभी भी एक सेल डायरेक्ट मेटाप्लेजिया में नहीं जाता, हमेशा वो पहले एक सेल हाइपरट्रॉफी या प्लेजिया में जाएगा, उसके बाद मेटाप्लेजिया में जाएगा। डिपेंड करता है कि वो ऑर्गन कौन सा है, कि वो हाइपरट्रॉफी वाला हार्ट है या फिर यूट्रस के जो भी हिसाब किताब है, मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन है, देन वो मेटाप्लेजिया में जाएगा। इसकी एक एग्जांपल है बैरेट एसोफेगस की। रुके, बैरेट एसोफेगस में हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारी एसोफेगस है, ये हमारे पास आगे स्टमक है, डोंट गो फॉर माई ड्राइंग। ये हमारे पास हो जाती है लोअर एसोफेजियल, हमारे पास स्फिंक्टर आ जाता है, ये हमारे पास एसोफेगस आ जाती है, ये हमारे पास स्टमक आ जाता है। अब स्टमक से एसिड जाना होता है ऊपर, ठीक है, और ये एसिड हमारी बॉडी के, हमारी एसोफेगस के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक पेशेंट सफ़र कर रहा है गर्ड से, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, ठीक है। अगर ये इस पेशेंट इससे कर रहा है, सफ़र कर रहा है, और अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, ठीक है, अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेस है, जो इस पर स्ट्रेस पड़ा है, वो स्ट्रेस क्या है, एसिड स्ट्रेस है यहाँ पे। अब क्या होगा कि हमारे पास जो एसोफेगस या एपिथेलियल होती है वो हमारे पास होती है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस, ठीक है। हमारे पास एसोफेगस की जो एपिथेलियल होती है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस होती है, और ये कभी भी एसिड को हैंडल नहीं कर सकती, ये बहुत सेंसिटिव होती है। तो क्या होता है कि एसिड इसको कन्वर्ट कर देता है हमारे पास कॉलुमिनर एपिथेलियल के अंदर। तो जब ये कॉलुमिनर एपिथेलियल के अंदर नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस शिफ्ट होती है तो फिर ये जाके एसिड को हैंडल करती है, और अगर फिर भी ये एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहे तो यहाँ पे उसका फिर हमारे पास एसोफेजियल कैंसर बन जाता है। सिंपल सी बैरेट एसोफेगस में हमारे पास क्या होता है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट इस पे स्ट्रेस लेवल है वो हमारे पास एसिड है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो अपनी उनकी जो एपिथेलियल होती है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्क्वाइमस, वो उसको चेंज कर देते हैं कॉलुमिनर में, ठीक है। उसके बाद एक और हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेकंड वन, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी क्या होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी ये इंशाल्लाह बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में भी मैं आपको बता दूंगी, ये प्रॉपर इसकी एक चीज़ है, लेकिन अभी जो बेसिक मेटाप्लेजिया से रिलेटेड है वो मैं आपको बताती हूँ। विटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या होता है कि जो हमारे पास आई की एपिथेलियम होती है वो हमारे पास बनाती है विटामिन ए, ठीक है, वो हमारे पास विटामिन ए बनाएगी। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी, हमारे पास एपिथेलियल डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी, तो हमारे जो कंजक्टिवा है हमारी आइज़ का, वहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे ये सारी एपिथेलियल अकुमुलेट हो जाएगी, ठीक है, एपिथेलियल एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास एक डिज़ीज़ बनेगी आइज़ की, हमारे पास एक आइज़ की डिज़ीज़ बनेगी जिसे हम कहते हैं केराटोमलेशिया। किसकी वजह से बनेगी? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी में हमारे पास मेटाप्लेजिया में है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी एपिथेलियल, तो वो एक ही जगह पे जाके रुक जाएगी, तो हमारे पास ये आइज़ में डिजीज़ आ जाएगी, ठीक है, केराटोमलेशिया। अब थर्ड वन पे हमारे पास आ जाती है कनेक्टिव टिश्यूज़, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, आप अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप वहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़। अब क्या होता है कि एक पर्सन है, उसे कोई भी ट्रॉमा हुआ है, लाइक किसी हॉर्स ने हिट कर दिया उसे, किसी कार ने हिट कर दिया, तो इतना इंजर्ड नहीं हुआ लेकिन हल्का सा उसे हिट हुआ, तो एक तरह से उसको ट्रॉमा है। अब ये पेशेंट है, हॉस्पिटल में आया, ठीक है, ये एग्जांपल बहुत गौर से सुनिएगा। एक पेशेंट है, वो हॉस्पिटल में आया, ठीक है। अब ना उसको जो आफ्टर 2 मंथ्स के बाद, लेट्स सपोज, या 3 मंथ्स कर लें, अब 3 मंथ्स के बाद वो हॉस्पिटल में आया, ठीक है। आपने उसको ट्रॉमा था, आपने उसकी थाई पलपेट किया है, तो उसकी थाई पे आपको क्या मिला है? आपको मैसेज मिले हैं,
थाई पे हमारे पास मैसेज पल्पेट किए हैं हमने, मोस्टली हमारे जो थाई है ना वहाँ वो मसल्स हैं, वो मसल से बने हैं। अब क्या होता है कि हमें जब मैस पल्पेट होता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारी थाइज़ के मसल्स हैं ना उनमें हमारे पास बन जाती है बोन, के मतलब मसल्स के अंदर बोन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। हमारे जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो मेटाप्लेजिया में चले जाते हैं, ठीक है, और वो जाके हमारे पास हमारे मसल्स में बोन्स बना देते हैं। अब इस डिज़ीज़ को ये जब मसल्स में बोन बनती है हम इसको कहते हैं, इस डिज़ीज़ को कहते हैं मायोसिस्टिक ऑसिफिकेन। ये हमारे पास डिज़ीज़ होती है जो मसल्स में जब हमारे पास बोन बनती है तो उस डिज़ीज़ को कहते हैं मायोसिस्टिन ऑसिफिकेंस। बोन्स मायोसिस्टिक्स, ये हमारे पास मसल्स को रिलेट करके ये हमारे पास डिज़ीज़ का नेम दिया गया। और हमारे पास मेसेनकाइमा जो सेल्स हैं वो हमारे पास चले जाते हैं मेटाप्लेजिया में, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मेटाप्लेजिया की 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा आइज से रिलेटेड विटामिन ए डेफिशिएंसी, तीसरा हमारे पास जो चीज़ आती है वो बैरेट एसोफेजियस आ जाती है। मेटाप्लेजिया में हमेशा ये बात याद रखनी है कि मेटाप्लेजिया कभी भी सेल डायरेक्ट मेटाप्लेजिया में नहीं जाता, पहले वो हाइपरट्रॉफी में जाता है या फिर हाइपरप्लेजिया में जाता है, देन हाइपरप्लेजिया में जाता है, देन वो मेटाप्लेजिया में जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है 4th पे, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेजिया किसके बाद आता है? डिस्प्लेजिया इज पहली बात कि इट्स आल्सो रिवर्सिबल, ट्रीटेबल है, लेकिन अगर ये कैंसर में चला जाएगा तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे। दिस वन इज़ अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है। ये पहले जाएगा हाइपरट्रॉफी में या फिर प्लेजिया में। जब ये हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया में जाएगा उसके बाद ये मेटाप्लेजिया में जाएगा। आफ्टर दैट ये हमारे पास डिस्प्लेजिया में जाएगा। कभी भी सेल डायरेक्ट डिस्प्लेजिया में नहीं जाएगा, वो हमेशा ये 2-3 जो हैं इसके क्या कहते हैं स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उसमें से गुजर के डिस्प्लेजिया में जाएगा। अब डिस्प्लेजिया की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल नियोप्लेजिया। सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल नियोप्लेजिया CIN इसको लिखा हुआ है। अच्छा, रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में दी गई हैं 3 चीज़ें, CIN1, CIN2, CIN3। ये इन स्टेजेस से क्रॉस करके मतलब स्टेजेस हैं, CIN1 होता है पहले, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल नियोप्लाजिक हमारे साथ एसोसिएट करता है। एक हमारे पास वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोवायरस, ठीक है। इसमें ये इन्फेक्शन होती है। अगर हम इस वायरस की इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे पास ये डिज़ीज़ आ जाती है, और वो गोज़ अगर हम इसको भी ट्रीट नहीं करते तो हमारे पास ये नेक्स्ट क्या बन जाती है, सर्वाइकल कैंसर। ये बहुत इजी सा है, इसको इतनी समझने की, इसमें इतना कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सिंपल है। सर्वाइकल इंटर एपिथेलियल नियोप्लाजिया हमारे पास डिस्प्लाजिया की एग्जाम्पल है, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, ये एसोसिएट करा होता है, ह्यूमन पेपिलोवायरस है एक, वो इन्फेक्शन होती है जिसको हम ट्रीट नहीं करते तो हमारे पास ये डिज़ीज़ आती है। आफ्टर दैट अगर इसको फिर भी नहीं डिज़ीज़ किया जाता तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है सर्वाइकल कैंसर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं और ये लास्ट वन है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी। इसको कहते हैं एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया। एप्लेजिया और हाइपोप्लेजिया में क्या डिफरेंस होता है? ए मतलब टोटली एब्सेंट, ठीक है, हाइपो मतलब कम, ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम। अच्छा, लेट्स सपोज अब ये एक सेल है, इसने बनानी है 2 किडनीज़, ठीक है, इसने बनानी है 2 किडनीज़। नॉर्मली हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन में हमारे पास 2 किडनीज़ ही होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि किसी भी जिस फंक्शन की वजह से हमारे पास एक किडनी नहीं बनेगी और सिर्फ एक किडनी बनेगी, दिस इज़ कॉल्ड एप्लेजिया। कि मतलब एक चीज़ बिल्कुल एब्सेंट है, मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट है और वो वर्क नहीं करी, इसका मतलब होता है वो ये बिल्कुल ही एब्सेंट है, इसे हम कहते हैं एप्लेजिया। और आपकी बुक में इसमें डेफिनेशन दी हुई है यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस। इसका ये मतलब होता है कि आपके पास जो सेल है उसका डिसफंक्शन हुआ है जिसकी वजह से एक किडनी बनी ही नहीं है, सिर्फ एक किडनी बनी है, तो ये यूनिलेटरल रीनल एजेनेसिस है। मैं आपको इस लेक्चर के बाद ना आपको बुक से दिखाती हूँ। हाइपोप्लेजिया का क्या मतलब है? हाइपोप्लेजिया का मतलब है, एक मिनट, हाइपोप्लेजिया का मतलब होता है कि एक चीज़ है आपके पास लेकिन वो
कम है, लेट्स सपोज अब किडनी बनी है, ठीक है, लेट्स सपोज किडनी पे इसको कर लेते हैं, नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं फिर आपको देती हूँ, लेकिन ये किडनी डिसफंक्शन है, इसका काम बहुत कम है, ठीक है, एक काम करी है परफेक्टली और एक काम नहीं करी, ये साइज़ में भी छोटी होगी और ये डिसफंक्शन होगी, बनी होगी लेकिन बहुत कम वर्किंग पोजीशन में होगी या बिल्कुल ही डिसफंक्शन हो जाएगी। हाइपोप्लेजिया की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम्स ये होता है फीमेल्स में, ठीक है। फीमेल्स में क्या होता है कि हमारे पास एक क्रोमोसोम होता है 45X0 क्रोमोसोम्स, ये एब्सेंट होता है, ये बुक में आपका लिखा हुआ है, 0 का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। ये फीमेल्स की बॉडी में एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से आगे बहुत से फीमेल्स को इश्यूज आते हैं। हाइपोप्लेजिया में ये चीज़ देखिए प्रेजेंट है लेकिन फुली डेवलप नहीं हुई, फुली फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन एप्लेजिया में वो चीज़ ही सिरे से ही नहीं बनी। एप्लेजिया हाइपोप्लेजिया में क्या डिफरेंस है, एप्लेजिया में चीज़ बनती ही नहीं है और हाइपोप्लेजिया में अगर चीज़ बनती है तो वो डिसफंक्शन होती है या वो अपने साइज़ में कम होती है क्योंकि उसमें सेल मैच्योरेशन नहीं हो रही होती। तो हमने आज कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं ग्रोथ एडॉप्टेशन में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी हाइपरट्रॉफी। ग्रोथ एडॉप्टेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है किसी भी सेल पे तो उसने अपने आप को जैसे एडॉप्ट करना होता है, उसे कहते हैं ग्रोथ एडॉप्टेशन। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हमारे पास जो सेल का साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद एट्रॉफी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म कैसे होती हैं, रिवर्स कैसे होती हैं। उसके बाद मेटाप्लेजिया में हम लोग पढ़ते हैं कि अब जैसे इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाइपरट्रॉफी और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम मेटाप्लेजिया पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट आगे कार्सिनोमा तक चला जाता है। उसके बाद डिस्प्लेजिया पढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास सर्वाइकल में होता है और ये हमारे पास मेटाप्लेजिया के बाद की स्टेप है, 4th स्टेप है। उसके बाद हमारे पास एप्लेजिया है और दूसरा हाइपोप्लेजिया है, ठीक है। ये चीज़ें अगर आपको इस चीज़ में कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं अब आपको वो बुक दिखाती हूँ जिसकी मैं बात करी थी। ये है वो बुक BRS पैथोलॉजी, मैं ख़ुद भी यहीं से पढ़ती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। इसकी ये जो फर्स्ट है सेलुलर रिएक्शन टू इंजरी, इसमें आप ये देखें एडॉप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेट, हाइपोट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया, एट्रॉफी है इसमें हमारे पास, और ये मेटाप्लेजिया, ठीक है। ये इसमें एक चीज़ आ गई, ये आपके नेक्स्ट का हमारा टॉपिक कल का टॉपिक है हमारे पास सेल इंजरी। ये फिर मैं इंशाल्लाह आपको कल इसमें से दिखाऊंगी। अगर आपको USMLE की बुक मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर उसमें से समझ नहीं आ रही तो आप इस बुक को ख़रीद सकते हैं। ये USMLE की बुक है, इसमें पेज नंबर 202 में पैथोलॉजी में सेलुलर इंजरी का टॉपिक है सेलुलर एडॉप्टेशन के नेम से। उसमें आप देखें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, और इसी डिस्प्लेजिया के अंदर आप लोगों को 2 चीज़ें मिल जाएंगी जिसको हम कहते हैं कि हाइपोप्लेजिया और एट्रॉफी, ठीक है। हाइपोप्लेजिया एंड एप्लेजिया, सॉरी। और नीचे आप ये देखें, ये आपके पास बनी भी हुई हैं। हाइपरप्लेजिया में आप देखें नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास आ जाती है हाइपरट्रॉफी उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स तो हैं ही हैं लेकिन उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है। एट्रॉफी में हम लोगों ने देखना है कि हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल सेल्स हैं। आप नॉर्मल सेल्स में और हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया में डिफरेंस को देख सकते हो, ठीक है। ये मेटाप्लेजिया में देखें, ये हमारे पास डिस्प्लेजिया है। डिस्प्लेजिया में हमारे पास क्या होता है, कौन सा होता है, सर्वाइकल का इश्यू होता है, ठीक है। और ये हमारे पास नियोप्लेजिया है। टॉपिक हमारा कल का सेल इंजरी होगा। अभी के लिए बस यही है, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो मुझसे आप लोग इजीली पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये इस बुक का फ्रंट पेज है, ये न्यू एडिशन है, पहले मेरे पास 2021 की थी लेकिन ये न्यू ले लें तो ज़्यादा अच्छी है। और ये RBS की पैथोलॉजी है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।